कल्पना कीजिए एक ऐसी जादुई बूंद जो रात के अंधेरे में आसमान से गिरती है और सुबह होते ही दुनिया के सारे रंग खुद में समेट लेती है। और दोपहर तक तो बिना कोई निशान छोड़े गायब भी हो जाती है। वही तो। और आज की इस गहन चर्चा में हम किसी काल्पनिक कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे आसपास मौजूद एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जिसे हम सुबह की भाग दौड़ में पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। ये सचमुच अब एक बड़ी विडंबना है। हम लोग ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने के लिए बड़ी बड़ी दूरबीनें लेकर अंतरिक्ष में झांकते हैं। हाँ, और न जाने कितनी भारी भरकम किताबें पढ़ डालते हैं। बिल्कुल, जबकि ज्ञान और प्रकृति का सबसे गहरा दर्शन हमारे पैरों के ठीक नीचे सुबह की नम घास पर बहुत ही शांत रूप में मौजूद होता है। सही बात है। और इसी शांत सौंदर्य को गहराई से समझने के लिए आज हम एक बहुत ही खास स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। ये करमजीत सिंह गतवाला द्वारा लिखी गई एक आधुनिक कथा है जिसका नाम है शबनम परी, ओस की जादुई कहानी। काफी दिलचस्प स्रोत है ये। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य यहाँ केवल एक बाल कथा को दोहराना नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, हम ये खोजना चाहते हैं कि कैसे पानी की एक साधारण सी बूंद के भीतर भौतिक विज्ञान के जटिल नियम छिपे हैं। यानी प्रकृति का वो नाजुक संतुलन और जीवन का एक बहुत ही गहरा दर्शन सब एक साथ धड़कते हैं इसमें। और इस कथा की सबसे बड़ी खूबी भी यही है। शुरू में ये देखने में एक मासूम बच्चे की कहानी लगती है, लेकिन इसके भीतर जो ज्ञान की परतें हैं ना, वो किसी भी वैज्ञानिक या दार्शनिक शोध से कम नहीं है। अरे वाह! हाँ, ये जटिल विचारों को भावनाओं के साथ बहुत ही खूबसूरती से बुनती है। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जाने पहचाने दृश्य से होती है। संडे की एक आलसी सी सुबह है। रविवार की सुबह। हाँ, और हरजोध नाम का एक छोटा बच्चा नींद से जल्दी उठकर बगीचे में आ गया है। उसे कोई जल्दी नहीं है और वहां वो देखता है कि हरे मखमल जैसी घास पर ओस की बूंदें पड़ी हैं, जैसे किसी ने रात में अनगिनत हीरे बिखेर दिए हों। एकदम वैसा ही। और फिर एक जादुई पल आता है। जैसे ही सुबह के सूरज की पहली किरण उन बूंदों पर पड़ती है, पानी की वो पारदर्शी बूंद अचानक 7 रंगों में चमकने लगती है। 7 रंग यानी वो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हाँ, वही। एक नन्हा सा इंद्रधनुष आकार ले लेता है वहां। ये सब पढ़ के ऐसा लगता है कि हम किसी तिलिस्मी दुनिया में आ गए हैं। और एक बच्चे की नजर से सोचे तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है ना। पानी जिसका अपना कोई रंग नहीं होता, अचानक दुनिया के सारे रंगों से भर जाता है। बिल्कुल। तो हरजोत की आंखें इस चमत्कार से चौंधिया जाती हैं। उसके मन में कई सवाल उठते हैं और तभी ओस की उस बूंद से एक नन्ही परी प्रकट होती है, जिसका नाम है शबनम परी। उसके पारदर्शी कपड़े हैं, चांदी जैसे चमकते बाल हैं और पंख ऐसे हैं जैसे उनमें इंद्रधनुष के रंग घुले हों। परी खुद बताती है कि वो प्रकाश, पानी और थोड़े से जादू का मिश्रण है। जादू? पर एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। विज्ञान अपने आप में इतना अद्भुत है तो उसे एक परी का रूप देने की क्या जरूरत थी? क्या ये बच्चों से वैज्ञानिक तथ्यों को छिपाने जैसा नहीं है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो तथ्यों को छुपाना नहीं, बल्कि उन्हें अनुभव करने योग्य बनाना है। अच्छा, कैसे? देखिए, लेखक ने प्रकाश के बिखरने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को एक जादुई स्वरूप दिया है। असल में होता यह है कि जब सूरज की सफेद रोशनी पानी की किसी पारदर्शी बूंद से होकर गुजरती है तो वो मुड़ जाती है। और इस मुड़ने की प्रक्रिया को विज्ञान में अपवर्तन कहते हैं। लेकिन रोशनी तो सफेद होती है, फिर पानी के अंदर जाते ही ये 7 अलग-अलग रंग कहाँ से आ जाते हैं? यही तो इस प्राकृतिक प्रक्रिया का सबसे सुंदर हिस्सा है। सूरज की जो सफेद रोशनी हमें दिखती है, वो असल में 7 अलग-अलग रंगों से मिलकर बनी होती है। अच्छा, 7 रंग उसमें पहले से होते हैं? हाँ, बिल्कुल। और विज्ञान की भाषा में हर रंग की अपनी एक अलग चाल होती है, या यूं कहें कि अपनी एक अलग लहर होती है। तो जब ये सारे रंग पानी की बूंद के भीतर प्रवेश करते हैं तो पानी एक प्राकृतिक प्रिज्म की तरह काम करता है। ओह, एक नेचुरल प्रिज्म। एकदम सही। लहरों की लंबाई अलग होने के कारण हर रंग पानी के अंदर अलग अलग कोनों पर मुड़ता है। जैसे लाल रंग थोड़ा कम मुड़ता है, जबकि बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है। अलग अलग झुकाव। हाँ, और इसी अलग अलग झुकाव के कारण वो सफेद रोशनी टूटकर 7 रंगों की एक सुंदर पट्टी में बदल जाती है। तो परी के इंद्रधनुषी पंख इसी वैज्ञानिक सच्चाई का काव्यात्मक रूप है।
तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या लेखक ये कह रहे हैं कि विज्ञान के इस रूखे नियम को समझने के लिए हमें भावनाओं की जरूरत है? ठीक है, सही है। देखिए, विज्ञान के नियम अक्सर रूखे और यंत्रवत लगते हैं। सफेद रोशनी के मुड़ने और 7 रंगों में बिखरने की बात किसी भी बच्चे को थोड़ी बोझिल लग सकती है। हाँ, बोरिंग लग सकती है। पर जब उस पारदर्शी पानी को परी के कपड़ों का रूप दिया जाता है और रंगों को उसके पंखों का, तो एक रूखा सिद्धांत अचानक जीवंत हो उठता है। सही बात है। यह हमें बताता है कि प्रकृति का जादू कोई भ्रम नहीं है, बल्कि वो विशुद्ध विज्ञान का ही सौंदर्य है। ये तो हुई रोशनी की बात जो सुबह ओस को चमकाती है, लेकिन ये पानी की बूंद अचानक घास पर आई कहाँ से? हरजोत का अगला सवाल इसी जन्म को लेकर है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। वो पूछता है कि ओस और घास के बीच आखिर रिश्ता क्या है, और परी उसे एक माँ बेटी के रूपक से समझाती है। माँ और बेटी? हाँ, कि घास धरती की विनम्र संतान है जो दिन भर चुपचाप सूरज की छिलछिलाती गर्मी सहती है, और रात में जब हवा ठंडी होती है तो आकाश अपनी नमी ओस के रूप में घास पर भेज देता है। अरे वाह, क्या कल्पना है ना? ये दृश्य मुझे ना भीषण गर्मी वाले दिन के बाद किसी जले हुए घाव पर मिलने वाले ठंडे लेप की याद दिलाता है। ये रूपक बहुत ही सटीक है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये पूरी प्रक्रिया हवा में मौजूद भाप के पानी में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे शायद संघनन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉन्डेंसेशन या संघनन। पर ये संघनन होता कैसे है? दिन में तो हवा में पानी कहीं नजर नहीं आता, फिर रात में ही ये बूंदे घास पर क्यों आ जाती हैं? इसके पीछे ना हवा के तापमान का एक बहुत ही रोचक नियम काम करता है। दिन के समय जब हवा गर्म होती है तो वो अपने भीतर बहुत सारी नमी या भाप को सहेज कर रख सकती है। अच्छा, जैसे गर्मी में हवा फैलती है। हाँ, लेकिन जैसे ही रात होती है और तापमान गिरने लगता है, हवा ठंडी हो जाती है। अब ठंडी हवा एक सिकुड़ते हुए स्पंज की तरह बर्ताव करती है। सिकुड़ता हुआ स्पंज? बिल्कुल। उसकी नमी को सहेज कर रखने की क्षमता कम हो जाती है। तो जब हवा और ज्यादा नमी नहीं रोक पाती, तो वो अतिरिक्त पानी ठंडी सतहों पर, जैसे कि घास की पत्तियों पर, बूंदों के रूप में छलक पड़ता है। यानी आकाश एक तरह से अपना अतिरिक्त बोझ घास पर डाल रहा है। एक तरह से हाँ। फिर इसे धरती माँ के मुस्कुराने और आकाश के सांत्वना देने की भावना का नाम क्यों दिया गया? क्या ये सिर्फ कहानी को सुंदर बनाने के लिए है? नहीं, इसके पीछे भी एक गहरी वैज्ञानिक सच्चाई है, जिसे परस्पर निर्भरता कहते हैं। परस्पर निर्भरता? हाँ, देखिए, ये एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। ये प्रकृति का एक गहरा आपसी जुड़ाव है। अगर घास दिन भर की गर्मी न सहे और धरती ठंडी ना हो, तो हवा की नमी पानी में नहीं बदलेगी। मतलब ठंडक जरूरी है। और दूसरी तरफ अगर आकाश अपनी नमी ना दे, तो घास सूख कर बेजान हो जाएगी। तो विज्ञान में जीव और वातावरण एक दूसरे को पालते हैं। लेखक ने इसी वैज्ञानिक निर्भरता को एक पारिवारिक रिश्ते में पिरो दिया है, जहां धरती और आकाश एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। ये सच में सोचने पे मजबूर करता है। और अगर आकाश और घास का ये रिश्ता इतना गहरा है, तो बगीचे के सबसे नाजुक हिस्से यानी फूलों के साथ ओस का क्या संबंध होगा? सही सवाल है। हरजोत भी फूलों पर चमकती ओस को देखकर यही पूछता है, और परी कहती है कि फूल ओस को अपनी सखी मानते हैं। सखी यानी दोस्त? हाँ, रात में ओस आकर फूलों को चूमती है और उनकी दिन भर की थकान मिटाती है। स्रोत की एक पंक्ति है, जहाँ ओस गिरे वहाँ जीवन खिले। बहुत खूबसूरत पंक्ति है। तरह काम करती है जिसके बिना वो मुरझा जाएंगे, या ये सिर्फ एक काव्यात्मक अतिशयोक्ति है? क्या सच में पानी की वो एक नन्ही बूंद किसी मुरझाए हुए फूल में जान फूंक सकती है? देखिए, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके पीछे ठोस जीव विज्ञान है। जैसे जानवरों या इंसानों का एक ढांचा होता है ना, हड्डियों का। हाँ, स्केलेटन। वैसा पौधों में तो हड्डियों का कोई ढांचा नहीं होता। पौधों और फूलों का पूरा ढांचा पानी के दबाव पर टिका होता है। पानी का दबाव वो कैसे काम करता है? इसे हम कोशिकाओं का तनाव कह सकते हैं। जब पौधों की सेल्स या कोशिकाओं के भीतर पानी भरता है, तो वो एक गुब्बारे की तरह तन जाती हैं। अच्छा। पानी के इसी भीतरी दबाव के कारण फूल की पंखुड़ियां खिली रहती हैं और पौधे सीधे खड़े रह पाते हैं। लेकिन दिन भर की तेज धूप में पौधे अपने भीतर का बहुत सारा पानी खो देते हैं, तो उनका दबाव कम हो जाता है। एकदम सही। और इस वजह से वो मुरझाने लगते हैं। तो जैसे एक पिचके हुए गुब्बारे में फिर से हवा भर दी जाए, वैसे ही ओस काम करती है। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल दिया आपने। रात में गिरने वाली ओस की ये नमी
पत्तियों और फूलों की उन कोशिकाओं में वापस पानी भर देती है। वो तनाव वापस आ जाता है और सुबह फूल फिर से ताजे और खिले हुए दिखाई देते हैं। क्या बात है। हाँ, तो ये नमी उनके लिए एक प्रकार की संजीवनी है, जिसके बिना शायद वो अगले दिन की धूप ना सह सके। यहाँ बात सच में बहुत गहरी हो जाती है। जो चीज़ पौधे के लिए केवल एक शारीरिक या जैविक आवश्यकता है, मतलब कोशिकाओं में पानी का भरना, उसे ये कहानी दोस्ती और दुलार में बदल देती है। बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि प्रकृति का पोषण केवल यांत्रिक नहीं है, उसमें एक देखभाल का भाव भी छिपा है। और यही वो मोड़ है जहाँ ये कथा प्रकृति के आंगन से बाहर निकलकर सीधे मानवीय मनोविज्ञान और दर्शन से जुड़ जाती है। और सिर्फ पौधों के लिए संजीवनी थोड़ी है। हाँ, और भी बहुत कुछ है। सदियों से इंसानों ने भी तो इस छोटी सी बूंद में अपनी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाइयों को देखा है। हाँ, कथा का ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। हरजोत परी से एक बेहद परिपक्व सवाल करता है। क्या पूछता है वो? वो पूछता है कि लोग ओस की तुलना आंसू, पसीने और अमृत से क्यों करते हैं। मुझे सोचकर ही अजीब लगा कि ओस की एक तटस्थ बूंद में इंसान को अपना दुख, अपनी मेहनत और ईश्वरीय तत्व कैसे नजर आ जाता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम इंसान बाहरी दुनिया को आखिर देखते कैसे हैं। हम दरअसल प्रकृति पर अपनी ही भावनाओं की परछाई देखते हैं। परी के माध्यम से लेखक बताते हैं कि जब कोई इंसान भीतर से दुखी होता है तो उसे लगता है कि धरती रो रही है। उस वक्त ओस उसे सहानुभूति के आंसू लगती हैं। अरे वाह। और पसीने वाली बात तो और भी ज्यादा मार्मिक लगी मुझे। दिन भर सूरज की चिलचिलाती गर्मी सहने के बाद धरती जब रात में नमी छोड़ती है तो उसकी तुलना एक ऐसे किसान या मजदूर से की गई है जो दिन भर हाथ तोड़ मेहनत करने के बाद रात को पसीने से नहाया होता है। पसीना। उसमें उस किसान के कठोर परिश्रम और रात के सुकून भरे विश्राम दोनों की कहानी छिपी है। सही बात है। ये रूपक ना मानवीय लचीलेपन को बहुत ही सजीव तरीके से दर्शाता है। लचीलेपन। हाँ, किसान का पसीना सिर्फ थकान का प्रतीक थोड़ी है, वो सृजन का, बंजर धरती से कुछ नया उगाने की ताकत का प्रतीक है। एकदम सही। ठीक वैसे ही जैसे ओस जीवन को सींचती है और अंत में इसे अमृत कहा गया है। आपने ध्यान दिया होगा, सुबह सुबह ओस को देखने से मन को जो अपार शांति मिलती है ना। हाँ, एक अलग सी ताजगी होती है। उसी ताजगी के कारण पुरानी कथाओं में इसे देवताओं के पेय या अमृत के समान माना गया है। ये कितनी अद्भुत बात है ना। मानव अनुभव की हर चरम भावना, चाहे वो सबसे गहरा दुख हो, दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत हो, या फिर वो ईश्वरीय ऊर्जा जो मन को शांत कर दे, वो सब कुछ बस पानी की एक अकेली छोटी सी बूंद में समाया हुआ है। बिल्कुल समाया है। वो सचमुच एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारी ही आत्मा का अक्स दिखाता है। लेकिन देखिए, इस दर्पण की एक सबसे बड़ी सच्चाई और भी है। वो क्या? ये हमेशा के लिए नहीं टिकता। जैसे इंसानी भावनाएं, दुख और परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहती, वैसे ही ओस का वजूद भी बहुत कम समय के लिए होता है। वो सूरज और समय के साथ बहुत मजबूती से बंधी हुई है। हाँ, और कहानी का अंतिम हिस्सा इसी क्षणभंगुरता पर केंद्रित है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, सूरज आकाश में ऊपर चढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है और घास पर पड़ी ओस की बूंदें भाप बनकर धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। फिर बच्चा घबरा जाता होगा। हाँ, हरजोत घबरा जाता है। वो परी से पूछता है कि क्या वो जा रही है, तो परी बहुत शांति से जवाब देती है कि वो हर सुबह आती है और सूरज के साथ लौट जाती है। जाने से पहले वो एक बहुत बड़ा संदेश दे जाती है। वो कहती है, चाहे ओस की तरह छोटे हो, अपनी शीतलता और रोशनी से इस संसार को सुंदर बनाते रहो। बहुत गहरा संदेश है ये। पर पता है, मुझे एक बात खटक रही है। हम इंसान तो हमेशा चीजों को बचाने, भविष्य के लिए सहेजने में लगे रहते हैं ना। हाँ, हमारी आदत होती है इकट्ठा करने की। वही तो, हम चाहते हैं कि जो भी सुंदर है वो हमेशा के लिए ठहर जाए। हम तिजोरियां भरते हैं, यादें सहेजते हैं, लेकिन ओस इसके बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट। वो कुछ घंटों के लिए आती है, अपना सब कुछ लुटाती है और बिना किसी मलाल के गायब हो जाती है। और शायद यही तो वो सबसे बड़ा संदेश है जो परती देकर जाती है। ये हमें समझाता है कि जीवन में महत्व इस बात का नहीं है कि आपका आकार कितना बड़ा है या कोई कितनी लंबी अवधि तक अस्तित्व में रहता है। सही बात है। देखिए, ओस का जीवन बहुत ही छोटा है। सूरज उगते ही समाप्त होने लगता है।
लेकिन अपने उस छोटे से जीवन काल में वो फूलों को जीवन दे जाती है, बगीचे को ताजगी दे जाती है और सूरज की रोशनी को 7 रंगों में बांटकर इस दुनिया में सौंदर्य बिखेर देती है। यानी जो पल भर के लिए है वो भी बहुत ही गहरा और सार्थक प्रभाव छोड़ सकता है। एकदम सही। तो इसका मतलब ये है कि महत्व इस बात का है कि हम अपने आसपास कितनी शीतलता और रोशनी फैलाते हैं, ना कि इस बात का कि हम कितने लंबे समय तक जीवन के मंच पर मौजूद रहते हैं। हाँ, असर छोड़ना ज्यादा जरूरी है। भले ही परी भाप बनकर विलीन हो गई, लेकिन उसका वो प्रभाव उस छोटे बच्चे हरजोत के मन पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। वो मुस्कुराता हुआ अपनी माँ को ये सब बताने दौड़ पड़ता है। और शायद इसीलिए इस तरह की कथाएं ना हमारे समाज के लिए इतनी जरूरी है। विज्ञान हमें ये जरूर सिखाता है कि दुनिया कैसे काम करती है, मतलब रोशनी कैसे मुड़ती है, हवा का तापमान कैसे पानी बनाता है। लेकिन ये कथाएं हमें बताती हैं कि इन प्राकृतिक घटनाओं का हमारे लिए क्या अर्थ है। यह हमें दरअसल एक अधिक संवेदनशील इंसान बनाती हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा के तारों को एक साथ जोड़ते हैं। श्रोताओं के लिए आज हमने देखा कि कैसे केवल पानी की एक बूंद और एक बच्चे के सवालों से शुरू हुआ यह सफर हमें बहुत दूर तक ले गया। बिल्कुल, बहुत दूर तक। हमने प्रकाश के 7 रंगों में बिखरने के विज्ञान को समझा। हमने धरती और हवा के उस तालमेल को देखा जहां ठंडी हवा की नमी ओस को जन्म देती है। पौधों की कोशिकाओं के भीतर पानी के दबाव से फूलों के खिलने की प्रक्रिया को भी हमने एक संजीवनी के रूप में देखा। और उसके बाद मानवीय भावनाओं की बात भी की। हाँ, किसानों के पसीने से होती हुई बात मानवीय भावनाओं तक पहुंची और अंत में जीवन के उस गहरे दार्शनिक संदेश तक कि छोटा होना या कम समय के लिए होना कोई कमजोरी नहीं है। ये पूरी चर्चा दरअसल हमें ये याद दिलाने का काम करती है कि हमारे आसपास मौजूद सबसे साधारण चीजें ही अक्सर मानसिक शक्ति और असीम सौंदर्य का सबसे बड़ा स्रोत होती हैं। सही कहा। बड़े चमत्कारों की उम्मीद में ना अक्सर छोटी छोटी चीजों को अनदेखा कर दिया जाता है। बस जरूरत है तो हरजोत जैसी उस उत्सुकता की जो रुककर चीजों को गौर से देख सके। और इसी विचार के साथ ये गहन चर्चा अपने अंतिम मोड़ पर आ गई है। हमने विज्ञान, प्रकृति और भावनाओं के इस अनोखे संगम को समझा। घास पर पड़ी ओस सिर्फ गीलापन नहीं है जिससे जूते बचाने हो, बल्कि वो प्रकृति की सांस है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। लेकिन विदा लेने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद काफी समय तक जहन में गूंजता रहेगा। अगर ओस की एक छोटी सी पल भर के लिए ठहरने वाली बूंद में मेहनत, जीवन के संघर्ष और प्रकृति का इतना गहरा दर्शन छिपा हो सकता है, तो जरा सोचिए हमारे आसपास और ऐसी कौन सी पल भर की घटनाएं या साधारण चीजें हैं जिन्हें भागदौड़ भरी जिंदगी में रोज अनदेखा कर दिया जाता है। अब बहुत चीजें होंगी। शायद किसी पुरानी इमारत की दरार से निकलता हुआ एक नन्हा सा पौधा जो विपरीत परिस्थितियों में जीवन का संदेश दे रहा हो, या फिर शाम के वक्त हवा में तैरती धूल पर पड़ती सूरज की किरण जो शून्य में भी आकार बना देती है। बिल्कुल। अगर आज बस कुछ पलों के लिए रुककर उन साधारण चीजों को देखा जाए तो शायद उनके भीतर भी कोई परी जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब देने के लिए इंतजार कर रही हो। बस रुकने, देखने और खोजने की जरूरत है।